हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? गर्मी लग रही है? लग रही है तो हम क्या करें? पंखा दुद्दू को लगल है, अभी में हम क्या करें? हवा दे रही है, आपको महसूस नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कि आपका बॉडी का प्रॉब्लम है कि हम हवा भेज रहे हैं, आपका बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। चलिए क्लास पे आ जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन में कौन सा? जल संसाधन। इसके पहले हम लोग भूमि और मृदा संसाधन के बारे में पढ़ लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। जल संसाधन आजकल में प्रयास करें खत्म करें, परसों ऑब्जेक्टिव करें, उसके बाद इसका निपटारा कर दें। आप लोगों का 2 चीज का टेस्ट हो जाएगा, एगो ज्योग्राफी के 2 बच्चे हो जाएगा, एगो भूमि मृदा का है और एक ये हो जाएगा, और एक हिंदी का है विष के दांत। ओके, विष के दांत पहले होगा, ये बाद में होगा। आज कल में, आज नहीं कल परसों में उसका हो जाएगा, बुधवार को। जो तिमाही टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट आज ही आने वाला था, लेकिन एगो सर जी चल गए परीक्षा देवे, तो उनका एग्जाम चल रहा है, तो शायद बुधवार को उनका एग्जाम नहीं है, तो वो आएंगे। वो पूरा तैयार करने का ड्यूटी उन्हीं का था, तो वो गए परीक्षा देने, तो आएंगे तैयार करेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम क्लास पे आ जाएं। चलिए, तो आज हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तुमको भूगोल के चैप्टर से है। भूगोल में तुमको खंड, इकाई 1, इकाई क ख ग घ करके ऐसे है, उसी की जगह हम ए भी लिखे हैं। तो इकाई क को हम लोग पढ़ लिए थे जिसमें भूमि और मृदा पढ़ना था। इकाई ख पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों को जल संसाधन के बारे में पढ़ना है। और हम यही चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं कृपया करके अपना किताब खोल लें और जहां बताते जाएं वहां अंडरलाइन करते जाएं। आज जो नहीं लाए हैं वो उनकी समस्या है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पहले ही बता दिया जाता है कि क्या चीज का पढ़ाई होगा। फिर मत कहिएगा कि टीचर हमको नहीं पढ़ाया था, पढ़ा नहीं आया, फिर वो आपकी समस्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए जल संसाधन के बारे में। ठीक, तो जल संसाधन का चैप्टर आपको शुरुआत होता है यहाँ से कि 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में अत्यंत प्रलयंकारी बाढ़ आया था। ये आप लोगों को जब हम पढ़ाए थे बाढ़, प्राकृतिक आपदा, ये सब आपदा प्रबंधन में, तो वहां पे बोले थे कि ये एकदम MVVI क्वेश्चन है कि बिहार में बाढ़ कब आया था। तो 2008 में भूकंप, 1934 में, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा वहां से। तो कहा जाता है कि 2008 में उत्तर बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ आया था। ये इतना बड़ा बाढ़ था कि इससे काफी क्षति हुई थी, जान माल के काफी क्षति हुई थी। और ये चीज समाचार, न्यूज, रेडियो वगैरह जो भी था उस टाइम पे, जो भी साधन था संचार के, उन सभी जगहों पे देखने को मिल रहा था। आप अपने दादा दादी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, पापा मम्मी को भी याद होगा, 2008 की ही बात है, हमको हल्का हल्का याद है, पेपर वगैरह में पढ़े थे। अब देखो यहाँ पे, अगर इस चीज को देखो तो हम लोगों को तो यही लगेगा कि जल जो है वो बहुत विनाशकारी चीज है, न रहे तो बेहतर है, क्योंकि इससे बाढ़ आता है, लोगों को यहाँ पे कई सारे नुकसान झेलना पड़ता है इससे। लेकिन देखो, जहां एक तरफ पानी को देखो तो प्रलय लाता है, प्रलय का तांडव करता है, वहीं दूसरी ओर देखो तो ये मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति भी करता है, उसको सरल भी बनाता है और सभ्यता का विकास भी होता है। जितना भी प्राचीन सभ्यता का विकास देखोगे, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया का सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे कहीं का भी हो, सभी की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। सभ्यता मतलब पहले जैसे हम लोग सिंधु घाटी की बात करें तो शहरीकरण था, और वो शहरीकरण कहाँ था? नदियों के किनारे। उसका मुख्य वजह यह था कि वहां से पानी की, उन लोगों की जो पानी की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती थी। तो एक तरफ तो ये तबाही मचाता है और दूसरे तरफ ये हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, हमारे जीवन को सरल बनाता है और हमारे सभ्यताओं के विकास करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये दोनों चीज है। आगे देखो, विश्व के जितना भी सभ्यता है सब के विकास नदी घाटी में ही हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है। ये हम अभी तुम लोगों को बता दिए। जैसे हम लोगों को सिंधु घाटी जो सभ्यता है
सिंधु नदी के नाम पे ही उसका नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो सिंधु नदी के किनारे वो विकसित हुआ था। इसके अलावा आज के जितने भी औद्योगिक हैं, अभी औद्योगिक युग चल रहा है, सब कुछ औद्योगिक रूप से हो रहा है, उद्योग है, फैक्ट्री है, उसी के माध्यम से। तो इस युग में भी जल का बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज जल के माध्यम से हम लोग विद्युत पैदा कर रहे हैं। आज जल के माध्यम से हम लोग कई सारी मशीनों को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को पता हो कि शुरुआत में जो रेल इंजन था वो कैसे चलता था? वाष्प से, कोयला से वाष्प बनाया जाता था। असल में चलता था भाप से। और भाप कैसे बनेगा? पानी से। पानी को कोयला से गर्म किया जाता था और भाप के माध्यम से वो रेल के इंजन जो वो चलता था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मशीनों में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तब भी था, आज भी है। आज कई सारे ऐसे फैक्ट्री हैं जो बिना पानी के नहीं चल सकते हैं, जैसे खास करके चमड़ा उद्योग है, जहाँ चमड़ा का काम होता है, बिना पानी को नहीं चल सकता है। विद्युत के बारे में बताएं दिए कि आज पानी से बन रहा है। तो आज भी इसका उपयोग हम लोगों को है, आज भी इसका महत्व बना हुआ है। अब देखो, यहां से कुछ चीजें आप लोगों को याद करने के लिए आ जाएगा। पहला चीज कहा जा रहा है कि पृथ्वी के 3/4 पर, कितना, इसको घेर लो, 3/4 मतलब यहाँ पे लिख लेना 71%, वहीं पे किताब पे कहीं, ठीक, 71% भाग पर जल है और 29% यानी 1/4 भाग पर क्या चीज है? भूमि है, जेकरा में हम लोग पहाड़, पठार, पर्वत जो भी पढ़े, तो वो है तुमको 1/4 में। यानी कि किलो में 1 पौआ जो होता है वो भूमि है, 3 पौआ पानी है। ठीक, तो 3/4 जल है, 71%। लेकिन इसमें से ज्यादातर जो पानी है वो लवणीय है, खर्रा है, वो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, उपयोग लायक नहीं है। और ज्यादातर पानी कहाँ है? समुद्र में। तो 3 तरफ से वो घिरा हुआ है और सबके सब पानी लवणीय है। स्वच्छ जल सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होता है। अब हम लोग जो पानी यूज करते हैं, जो पीते हैं प्रतिदिन, जो यूज कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, वो सारे के सारे पानी जो है वो स्वच्छ है। और स्वच्छ पानी हम लोगों को 2 जगह से प्राप्त होता है, एक वो भूमि के नीचे से और दूसरा है सतही अपवाह से, जो नदियां हैं, झील है, तालाब है जमीन के ऊपर, तो वहां से प्राप्त होता है। और दूसरा हम लोगों को भूमि के नीचे से पानी प्राप्त होता है। वही दोनों पानी का हम लोग उपयोग करते हैं। इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होते रहता है और इसीलिए इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। जो जमीन के नीचे पानी है या जो जमीन के ऊपर नदी तालाब में पानी है, दोनों पानी की पूर्ति कैसे होता है? तो जलीय चक्र द्वारा। जलीय चक्र मतलब समझते हैं, बताए हैं 7वां 8वां में पढ़ना है कि समुद्र के पानी भाप बन करके ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो बारिश होता है, फिर वो बारिश होके नीचे जमीन पे आएगा, फिर नदी के माध्यम से होते हुए फिर कहाँ जाके मिल जाएगा? समुद्र में, फिर भाप बन के ऊपर, फिर बारिश, फिर जमीन पर, फिर नदी, और ऐसे ऐसे क्या है, ये पूरा चक्र इसी प्रकार से चलते रहता है। इसको वाटर रिसाइकल कहते हैं। तो ये हम लोगों को पूर्ति होते रहता है। तो संसाधन से तुमको अगर ये सवाल पूछा जाए कि जल कैसा संसाधन है, तो ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। इसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त होता है? जलीय चक्र द्वारा। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे देखिए, पृथ्वी पर अभी हम बताएं तुम लोगों को कितना है? 71% पानी है और इसलिए इसको अंडरलाइन कर लो, नीला ग्रह भी कहा जाता है या इसको जलीय ग्रह भी कहते हैं। यहीं पे ना हो तो लिख लेना, जलीय ग्रह भी इसको कहते हैं। नीला ग्रह या जलीय ग्रह भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर 3/4 पानी है, आधा से ज्यादा भाग पे पानी है, इसलिए इसको जलीय ग्रह या इसको नीला ग्रह कहेंगे। अब सवाल आएगा तुम्हारे मन में कि पृथ्वी पर 3/4 पानी, इसलिए इसको जलीय ग्रह कहते हैं, तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे कारण है ये कि जो समुद्र के पानी है वो कैसा कलर का है? देखा है कभी? नीला रंग के दिखाई देता है। अगर जानना हो कैसा है तो अभी आसमान देखो, वो आसमान जो तुमको असल में नीला जो दिखाई दे रहा है ना, ब्लू, असल में आसमान ब्लू नहीं है, काला है। वो पानी की परछाई की वजह से तुमको नीला दिखाई दे रहा है।
जो अभी आकाश ब्लू दिखाई दे रहा है उसका वजह क्या है? समुद्र के पानी का प्रकाश के परिवर्तन द्वारा जो हो रहा है परिवर्तन अपवर्तन, उसके कारण टकरा के ऊपर जा रहा है, उसीलिए वो नीला दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से जब हम देखते हैं, अंतरिक्ष से जब हम नीचे पृथ्वी की ओर देखते हैं तो पृथ्वी हम लोग कैसा दिखाई देता है? नीले रंग के। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे आधा से ज्यादा पानी है और पानी नीला रंग के दिखाई देता है। इसे पूरा ग्रह किस प्रकार के दिखेगा? नीला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं और जलीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि 8 ग्रह में यही एक ग्रह है जहां पे इतना पानी पाया जाता है। ठीक, बाकी पे तो पानी के सोर्स से नहीं अभी तक मिला है, मंगल पे थोड़ा सा है, तो इसलिए इसको ये नाम भी दिया गया है। इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं और जलीय ग्रह भी कहते हैं। अब है जल के स्रोत। ये जो जल है वो आता कहां से है? स्रोत मतलब कहां से आ रहा है, कौन कौन सा वो जगह है जहां से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो मुख्य रूप से 4 चीज है जहां से हम लोग जल प्राप्त करते हैं। एक भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल मतलब भूमि के ऊपर वाला, वहां से प्राप्त करते हैं, नदी तालाब झील ये सब हो गया। दूसरा है भूमिगत जल, यानी जमीन के नीचे वाला। तीसरा है वायुमंडलीय जल। अभी हम लोग को जो वायुमंडल है इसमें पानी की मात्रा न के बराबर है, लेकिन ठंड के टाइम पर पानी की नमी रहता है। अभी है लेकिन बहुत नहीं है, बहुत कम है, और ठंड में बहुत ज्यादा रहता है। इतना ज्यादा कि जब हम लोग आते हैं तो हमारे शरीर पे भी वो पानी दिखाई देने लगता है, पूरा पड़ जाता है ना। तो वायुमंडल में भी जल होता है, तो वायुमंडलीय जल। और चौथा है जो सबसे ज्यादा है वो है महासागरीय जल। ये 4 वो जगह है जहां से जल प्राप्त होता है। ठीक, महासागर में सबसे ज्यादा जल है। इन चारों जगहों में सबसे ज्यादा जल कहाँ है? महासागर में। इसलिए महासागर को जलधि भी कहते हैं, अंडरलाइन। जलधि की संज्ञा किसे दी गई है? महासागर को। अब यहाँ पे तुमको मान लो सब्जेक्टिव पूछे, बताइए कि समुद्र को, महासागर को जलधि की संज्ञा क्यों दी गई है, क्यों कहते हैं? तो हर सवाल हम तो बार बार कहते हैं लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हम बताते चलते हैं। अब पूछ दिया इसे कि इसे जलधि क्यों कहते हैं महासागर को, तो नहीं बता पाइएगा कि पृथ्वी पर, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसके 3/4 हिस्से पर क्या चीज है? पानी है। तो पानी होने के कारण महासागर को क्या कहते हैं हम लोग? जलधि के नाम से भी जानते हैं। इतना नहीं बता सकती है, सब कुछ लिखवाना पड़ेगा। तो ऐसे करके इसको समझ लेना है। हम लोग जो अपने जीवन में उपयोग करते हैं वो ये दोनों, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। वायुमंडलीय जल का उपयोग न के बराबर है और महासागरीय का भी न के बराबर, क्योंकि ये लवणीय और ये वायुमंडल में, हवा में एक कण के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में रहता है। तो वायुमंडलीय जल का हम प्रयोग नहीं करते हैं और महासागरीय का भी नहीं करते। हम लोग मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं? भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल। तो अभी हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि भूपृष्ठीय जल क्या है और भूमिगत जल क्या है, ये हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। क्लियर होते जा रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? सुनू, समझने में कोई समस्या नहीं ना? बोलते जाना है। देखो, भूपृष्ठीय जल, सीधा सवाल नहीं जवाब है। भूपृष्ठ माने भूमि के पृष्ठ माने ऊपर, भूमि के ऊपर जो भी जल पाए जाते हैं उसको हम लोग भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे ये तुमको मिलेगा नदी नाला के रूप में, झील तालाब के रूप में, ताल तलैया, जो भी बोलना है, ये सब जो है भूपृष्ठीय जल है। महासागर और सागर भी भूपृष्ठीय जल ही है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पे पढ़ो, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षण है। जो पृथ्वी पर हम लोग को तालाब में, नदी में, झील में जो पानी आता है वो कहां से आता है? वर्षा के कारण। वर्षा में कहां से आया? समुद्र से। लेकिन यहाँ पूछा रहा है कि भूपृष्ठ के जल का स्रोत क्या है? भूपृष्ठ पर, ऊपर जमीन पर, नदी तालाब में पानी कहां से आता है? तो कहां से आएगा? वो आता है तुमको वर्षण, यानी वर्षा द्वारा। जब बारिश होती है तभी वो पानी आता है, रोज हम लोग देखते हैं। ये याद करने की चीज है, लॉजिकल चीज है। तो वहां से पूर्ति होती है। वर्षण का लगभग 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, वो वायुमंडलीय जल बनता है। जब बारिश होकर नीचे गिरती है तो फिर यहाँ से पानी में 2 क्रिया होता है। एक, तापमान के कारण, तापमान नीचे रहेगा फिर भी, या तापमान ज्यादा रहेगा फिर भी। क्योंकि हम लोग देखो ठंड में देखो पानी में भाप उठते हुए नहीं देखी है, आंख बंद करके चलती है।
ठंड के दिन में ना देखा है नदी समय के पानी में भाप उठते रहता है, तो भाप उठ रहा है तो पानी नहीं उड़ रहा है, ठीक। और गर्म भी होता है तो क्या होता है, भाप उठता है। तो पानी ठंडा हो या गर्म हो उसमें वाष्पीकरण होते रहता है। तो जब बारिश के पानी नीचे आता है जमीन पर तो उसका 20% भाग वाष्पित होकर फिर कहां चला जाता है, ऊपर की ओर। और इसमें से कुछ अंश, बचे हुए में से कुछ अंश रिस रिस के कहां चला जाता है, जमीन के नीचे। और बचा हुआ भाग कहां चला जाता है, नदी नाला झील तालाब इन सभी में जाके भर जाता है। और फिर वहां से होते हुए कहां चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, फाइनली हो जाके समुद्र में मिल जाता है। तो ऐसे करके हमने के भूपृष्ठ पर पानी की पूर्ति होती है, यहाँ से पानी ऐसे आता है और यही जलीय चक्र का निर्माण भी करता है। इतना क्लियर, इतना में कोई दिक्कत, इस समझ में आया, ठीक। आगे देखो, ये सभी भूपृष्ठीय पर पाए जाने में जल भूपृष्ठ या धरातलीय जल कहलाते हैं। ये जितने भी है, चाहे नदी नाला हो, झील तालाब हो, ताल तलैया हो, ये कुछ पानी अपने पास स्टोर रखते हैं। इनसे ज्यादा जो होता है वो समुद्र में चला जाता है, तो समुद्र में चला गया। जो बचा तालाब में झील में वो पानी हम लोग उपयोग करते हैं, तो ये भूपृष्ठीय जल हो गया। अब है भूमिगत जल। तो अभी बताए कि वर्षा के पानी 20% वाष्पीकरण हो गया और कुछ हिस्सा क्या होता है, वो छिद्रों से रिस रिस कर जा करके पत्थर के नीचे जो प्लेट ये सब बना हुआ है उसके बीच में जो खाली जगह वहां पे जमा हो जाता है। कहा, जमीन के नीचे। इसका प्रयोग भी 7th 8th में तुमको करने के लिए कि कुछ मत करो, एक छन्ना ले लो, धूल ले लो और एक कोई भी बर्तन, जैसे मान लो लोटा ले लो और लोटा पे छन्ना को रख दो, ऊपर से धूल पे रख दो। अब पानी को ड्रॉप के रूप में ऊपर से क्या करो, तुम गिरने दो। फिर देखो कि धीरे धीरे पानी पर गिरा, गिरते 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 फिर देखो कि वो पानी कहाँ जाके जमा हो रहा है, नीचे लोटा में। तो अगर लोटा में वो जमा हो रहा है इसका मतलब पानी मिट्टी से रिस रिस के नीचे जाता है। तो वैसे ही यहाँ पृथ्वी को पानी रिस रिस के नीचे जा रहा है और नीचे जो टंकी है हम लोग के चापाकल के उसमें जाके क्या हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। समझिए ये बात। तो ऐसे करके ये जाके जमा होता है जिसको हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल के बारे में पूछेगा किसे कहते हैं तब बस लिख दो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, इसी से वो जमा होता है और दोनों माध्यमों से जल रिस कर बड़े मात्रा में भूमि के नीचे जाकर के जमा हो जाता है, जिसको हम लोग भूमिगत जल या भौम जल के नाम से जानते हैं। दोनों एक ही बात है, भौम जल कहें या भूमिगत जल, दोनों एक ही चीज है। तो ये आप लोग के किताब में भी है, तो इसको देखते रहना है, कभी आ जाए सवाल तो बस इतना ही लिख देना है। ये सोचने वाला चीज है, भूमिगत जल कौन, जो जमीन के नीचे जाए कैसे जाता है पते है, ठीक। तो ये हो गया तुमको भूमिगत जल। आगे आइए, अब है जल संसाधन का वितरण। देखो पानी का वितरण यानी बंटवारा हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे पूरा एकदम भर भर के वही है। समुद्र में पूरा पानी है, मरुस्थल में चल जाओ तो ना के बराबर, कहीं पे पानी है कहीं पे नहीं है। प्रकृति ने किसी भी संसाधन को हर जगह एक जैसा नहीं बांटा है, किसी जगह पे वो प्रचुर मात्रा में है, किसी जगह पे कम है, किसी जगह एकदम नगण्य है। तो ये जो जल है ये भी प्रकृति का है, तो प्रकृति ने इसको भी हर जगह एक जैसा नहीं दिया है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। अब देखो हम लोग बात करो सिर्फ अपने इसका ही करने दिया, ये मान लो हम लोग का पृथ्वी है, पृथ्वी पे ही बात करोगे तो नीचे की ओर पानी ज्यादा है और ऊपर की ओर कम है। देखो यहाँ दिया गया है विश्व स्तर पर देखे यानी पूरे पृथ्वी को देखे तो अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब अगर ये पृथ्वी है तो ऊपर नॉर्थ हो गया, यानी ज्यादातर पानी कहाँ है, नीचे है। इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी या जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। गोलार्ध मतलब समझ में आया, इसको देखो गोल अर्ध मतलब गोला है और आधा है, अर्ध मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त पर ही है, अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। तो इसी यहाँ पे गोलार्ध कहा जाता है, तो गोला के आधा, तो पृथ्वी के आधा, पृथ्वी ना गोल है, इसके आधा ये नीचे वाला क्या चीज से भरा हुआ है, पानी से, तो इसको क्या कहते हैं, जल गोलार्ध। और ऊपर वाला भाग में क्या चीज है ज्यादा, भूमि, तो इसको क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध। ये दोनों आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। दक्षिणी भाग को
जलीय गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी भाग को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो दोनों का यहाँ पे समझ में आ गया। पूछ दिया जाएगा कि बताइए दक्षिणी भाग को जलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं। बोलेंगे कि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सा में देखा जाए, पृथ्वी जो हमारा उसका दक्षिणी भाग में ज्यादा पानी है, उत्तरी भाग की तुलना में ज्यादा पानी कहाँ है, दक्षिणी भाग में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जलीय गोलार्ध कहते हैं। क्या ऐसे बोलो कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पानी की मात्रा अत्यधिक है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इसको स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, तो बस उसका उल्टा कर दो, ऊपरी स्थल ज्यादा है नीचे की तुलना में, तो इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। याद रखना दक्षिणी जल, उत्तरी भूमि या स्थल, ठीक, ऐसे करके इसको याद रखना। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग लवण की उच्च साधनता धारण करते हैं। अब देखो पृथ्वी पर मुख्य रूप से पानी तो समुद्र में है, महासागर में, और वो पानी में क्या चीज है, लवण यानी नमक है, पानी खर्रा है, वो उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये पानी हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारी मदद करता है। हम उपयोग पानी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पानी में जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब इसी पानी में तुमको मछलियां हैं और भी पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, कई सारी चीज हैं, कितने सारे खनिज इसके नीचे निकलते हैं। हम लोग को मुंबई हाई समुद्र है, वहां से तेल निकाला जाता है। तो महासागर हमको पानी के लिए तो उपयोगी नहीं है, उसके पानी को हम लोग डायरेक्ट उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जैव विविधता पाया जा रहा है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। उसके नीचे जो खनिज निकल रहा है उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इसलिए महासागर का पानी भले ही हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे लिए उपयोगी है, तो उसका भी महत्व है। हम पीने में भले ही उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अन्य चीजों में हम उसका उपयोग करते हैं। इन सारी चीजों में हम इसका उपयोग करते हैं। भारत में विश्व के लगभग 16% आबादी पाया जाता है। जितना दुनिया भर की आबादी है, पूरे विश्व में अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें से 16 वो कहाँ है, भारत में। और इतने आबादी के पास पानी कितना है पीने लायक, मात्र 4%। 100 लीटर में से 4 लीटर। 100 व्यक्ति में से 16 व्यक्ति भारत में है और पानी 100 लीटर में मात्र 4 लीटर ही है। स्वच्छ जल, हाँ, पूरे विश्व में अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें से 16 कहाँ है, भारत में। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत। पानी कितना है, हाँ, नंबर 1। यहाँ पे देखो पीने के लिए पानी कितना है, स्वच्छ जल 4%। तो यहां से समझ सकते हैं कि हमारे पास जल की कितनी बड़ी समस्या है और भविष्य में और होने वाला है। हाँ, फिर भी करते हैं तो कीजिए। एक दिन ना बोले कि आप प्रकृति के चीजों को बर्बाद कीजिएगा, एक दिन आपको प्रकृति ही बर्बाद कर देगा। कहां से पिएगी ये तुमको ना समझना चाहिए जब बर्बाद कर रही है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये वाला जो चीज है थोड़ा सा तुम लोग को टफ लगेगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे, बाकी उसके बाद फिर इजी है। देखो कहा जा रहा है भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से तथा 1869 घन मीटर जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। अब यही पे है घन किलोमीटर जल, ठीक। घन किलोमीटर का मतलब समझ लो कि इतने क्षेत्रफल, कितना, 4000 घन किलोमीटर क्षेत्र पर वर्षा द्वारा पानी की पूर्ति होता है, ठीक। और तुमको 1869 घन किलोमीटर क्षेत्र पर, भूमि पर पानी की पूर्ति कैसे होता है, तो भूपृष्ठीय जल से यहाँ पे जल की प्राप्ति की जाती है। बस इतने समझना है। मान लो ये है, ये हमको 4000 घन मीटर, तो यहाँ पानी कैसे पूर्ति हो रहा है, बारिश से। अब बाकी जगह पे भूपृष्ठीय। अब इसको ऐसे समझो, मान लो जैसे राजस्थान है, क्या राजस्थान में बारिश होती है जितना होना चाहिए, न के बराबर होती है, तो वहां पे पानी कैसे प्राप्त होगा, भूपृष्ठीय से। तो वहां का जो क्षेत्रफल है, वहां का जो क्षेत्र है, वहां पे पानी कैसे प्राप्त हो रहा है। ऐसे मान लो कि वहां का जो क्षेत्र है वो 1869 घन किलोमीटर है, तो वहां पे पानी कैसे प्राप्त हुआ, भूपृष्ठ से। अब मान लो हमने के उत्तर भारत है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य है, यहाँ पे बारिश तो अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे जितना क्षेत्रफल मान लो 4000 घन किलोमीटर क्षेत्रफल है, और यहाँ पे पानी की पूर्ति कैसे हो रही है, वर्षा द्वारा। वही चीज यहाँ पे तुमको बताया गया है। अब देखो
बताया गया है कि कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 नदियां ही पूरा कर देती है। जितना भी भूपृष्ठीय जल है, जमीन के ऊपर जल, उसका 2/3 हिस्सा कौन पूर्ति करता है? तो वो है तुमको 3 गो नदी। कौन? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत के सबसे लंबी नदी यही तीनों है। 3% 2/3 मतलब हो गया तुमको 100 में 66 ले लो, ठीक, ज्यादा नहीं 66 ले लो। तो 100 में 66 अगर देखा जाए तो इतने भाग पर पानी की पूर्ति कैसे हो रहा है? मान लो पूरे भारत का क्षेत्रफल है तुमको 100 किलोमीटर है, तो 66 किलोमीटर पर पानी की पूर्ति कैसे कर दिया जा रहा है? 3 नदी मिलके, कौन? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही इसकी पूर्ति कर देता है। आज भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, तालाब बनाया जा रहा है ताकि पानी को भंडारण किया जाए, क्योंकि पानी की किल्लत तो है हमारे देश में। अगर ये देखना है तो आप दक्षिण भारत में चल जाइए, महाराष्ट्र में चला जाइए, दिल्ली में चला जाइए, आपको इसका वैल्यू समझ में आ जाएगा कि पानी का क्या वैल्यू होता है। बहुत हालत खराब है। राजस्थान का और मरुस्थल है और वहां पे वो इंदिरा गांधी नहर है कि थोड़ा जान है। अब पूरे राजस्थान में उस तरह की स्थिति नहीं है। जहाँ मरुस्थल इलाका मुख्य रूप से ज्यादा है वहां की स्थिति और खराब है। हाँ, रहते भी हैं लोग, सभी जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे रहते हैं, दूर दूर से कुआं से पानी भर के लाते हैं। आप तो घूमने नहीं गई, था ना कुआं के पानी में, यहाँ देखी थी, उन लोग को वही पानी पूर्ति कर रहे हैं। उतने पहाड़ को ऊंचा समरसेबुल भी किया गया है, मोटर है, सौर ऊर्जा पे चल भी रहा है, लेकिन फिर भी कुआं के पानी लोग आज भी वहां यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ पे पानी निकालना मुश्किल काम है, वहां पे जमीन के नीचे से पानी को निकालना बहुत कठिन काम है। कुआं से भी कर रहे हैं, वहां पे पानी है। सोचो कुआं में पानी आया मतलब वहां पहाड़ के इर्द गिर्द पानी है तभी तो आया है, तो पानी वहां से प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे करते हैं लोग। आगे देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो जलाशयों का निर्माण हो रहा है इससे 174 अरब घन मीटर यहाँ पे पानी की पूर्ति समझो कि किया जा रहा है। और यहाँ पे जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर था। जब हम लोग आजाद हुए थे तो इतना घन मीटर पानी हम लोग स्टोर करते थे, काची से? जलाशय से, तालाब से। और अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 174। इसका मतलब जलाशय का निर्माण तो तेजी से हमारे देश में हुआ है, तभी तो ये है, ठीक। उसके बाद क्या, भारत की स्थलाकृति देखो, एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है। जितना हम लोग के पास यहाँ पता नहीं है, पाता है होगा, छोड़ो यहाँ पे समझ नहीं पाता है। कहाँ जाता है, रुका ना। केकरा हो क्या? तो पानी गिरावे लो, आप मांगा तारा पानी। देखो अब हम लोग के भारत के जो भूमि की जो बनावट है, कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं मरुस्थल, और इस कारण से पूरे पानी का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। मात्र इतना पानी का उपयोग कर पाते हैं जो कुल पानी का मात्र 32% ही है। जितना पानी यहाँ पे आता है बारिश सब के माध्यम से, उसका 32% पानी हम समझो कि जलाशय में स्टोर कर पाते हैं। और उसका वजह है भारत के भूमि के बनावट। पहाड़ी इलाका में कैसे इकट्ठा करेगा, मरुस्थल में कैसे करेगा, तो कई सारी समस्याएं होती है, तो पूरे पानी को हम लोग नहीं जमा कर पाते हैं। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो पानी का भंडारण करता है वो है हम लोगों को गंगा नदी। ये सबसे ज्यादा पानी का भंडारण करता है, अपना में स्टोर करके रखता है। इधर के जितना पानी सब कहाँ जाके मिल जाता है? गंगा नदी में, तो स्टोर करके रखता है। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ पे वर्षा के पानी को भरने में इसका भी क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी वर्षा के पानी को अपने में स्टोर करके रखता है, ब्रह्मपुत्र नदी भी। और उसके बाद हम लोग जो उपयोग करते हैं पानी, उसके दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा स्टोर करने वाले में ताप्ती नदी है। उपयोग योग्य, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, वैसे पानी का भंडारण सबसे ज्यादा कौन करता है? ताप्ती नदी, जिसका उपयोग होता है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पानी तो बहुत ज्यादा उपयोग करता है, भंडारण करता है, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम होता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पानी का भंडारण सबसे ज्यादा कर रहा है, लेकिन उपयोग कम है। ताप्ती नदी में भंडारण तो इन दोनों की तुलना में कम है, लेकिन उपयोग ज्यादा है, एकदम पहले स्थान पर आता है।
तो इस तरह से यहाँ पे जल भंडारण करता है। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 97% अपना जल को ये स्टोर कर लेता है। जो भी बारिश सबके पानी है ना, तो उसमें से 97% पानी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। मात्र 3% पानी बर्बाद होता है और फिर उन पानियों का उपयोग किया जाता है स्टोरेज के बाद। ठीक, आगे आ जाइए। तो अभी हम लोग देखें कि देश में हमारा जो पानी के जो बंटवारा है वो एक जैसा नहीं है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। कहा जाता है कि देखो, देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है, एक जैसा नहीं है। इस पर चट्टानों की संरचना, धरातल कैसन है, वो जल पूर्ति के स्रोत कौन सा है, वो इन सभी का प्रभाव पड़ता है। जमीन, अब मान लो पर्वतीय इलाका है, वहां पे वर्षा हुई है तो कितना पानी वहां स्टोर हो पाएगा, सब पानी क्या होगा, नीचे की ओर चला आएगा। लेकिन एक मैदानी क्षेत्र में बारिश हुआ है तो पर्वतीय क्षेत्र के तुलना में मैदानी क्षेत्र में पानी का भंडारण ज्यादा होगा, उसका उपयोग ज्यादा होगा। तो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होता है। उसका मुख्य कारण है कहीं पे चट्टान की बनावट, कहीं पे भूमि की बनावट, पृथ्वी के जो स्थलाकृति है उसके कारण, इन सभी कारणों से इस पे प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानी भागों में स्थित जलद चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है। जो मैदानी भाग है वहां पे पानी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, तो वहां पे पानी ज्यादा पाया जाता है। जहां तुमको प्रवेशीय चट्टान पाए जाते हैं, भेदीय चट्टान का या प्रवेशीय चट्टान। अब सवाल है कि प्रवेशीय चट्टान होता क्या है, तो हम यहाँ पे देखो तुमको लिख दिए है। वैसे चट्टान जो पानी को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग का मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे चट्टान हैं जो पानी को रोकते नहीं, वो क्या करते हैं, उसको बहने देते हैं। तो इस कारण से वो पानी का उपयोग होते रहता है। हम लोगों को बात करें उत्तर भारत में, तो पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक, यानी असम के तरफ तक, और फिर यहाँ पे हिमालय नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ है। ये जितना भी नदी है ये कैसे बना है, हिमालय के कारण। पंजाब से लेकर के असम के बीच में जो भी नदियां हैं वो नदी कहाँ से निकलती है, सभी के सभी हिमालय नदी से निकलती है। और हिमालय से उनका जन्म हुआ है, वहीं से उनका उद्भव होता है। और इस सब में ज्यादातर भूमिगत जल पाए जाते हैं, यहाँ से जल की पूर्ति हम लोगों को होती है। यहाँ पे देश का 42% जल पाया जाता है। पूरे देश में जितना जल है उसका 42% उत्तर भारत में ही पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। इतना हमारे पास पानी है जमीन के नीचे, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसका इतना अरब तो 19%, कम से कम ले लो तो 19, अगर 100 के हिसाब से लो, 400 रखो तो 19 चौको कितना होता है, 19 चौको 36 है, 76 है। ठीक, यानी कि अगर 400 घन मीटर ही पानी है तो उसमें से 76 अरब घन मीटर पानी अकेले कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से सवाल ना पूछता है। बता दिए कि ये वाला थोड़ा सा लाइन टफ है तुमको, ये घन मीटर ये सब समझने में, इसमें डेटा है तो डेटा उतना याद ना रहता है। बाकी के जो पानी हो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु राज्यों में उपलब्ध है। ठीक, यहाँ वाला इसको ना होगा तो 1-2 बार अपना 3 बार पढ़ लेना। वैसे यहाँ सवाल उतना बनता नहीं है, जहां सवाल बनता है वहां से हम बना देंगे। आगे देखिए, आप लोग उब रहे हैं का जी, आए तो कुछ बोल लिया जाए, थोड़ा मनोरंजन कर लो। उबो नहीं, बोलो। ला तो बोतल मिया, ला हमको पीते, हम है कहाँ, कहाँ से घरे चल जी। रुको ना, वो कलवा के बगल में तिलक है तो खाऊ चल जाइए। अजय पागल लड़की है, वहां का है पानी है, तुम्हें भरता का नहीं है। अच्छा, मोटरें चालू नहीं करने आ रहा है, करना भी नहीं है तुम्हें, तो रुको 1 घंटे खत्म होने तो पानी भरवा देते हैं। ठीक है, जब मर जाएगी तू तो फायदा है। अच्छा, दिमाग पहले रिफ्रेश करो थोड़ा सा, इधर से दिमाग पर टॉर्चर ज्यादा हो गया, सिलेबस फास्ट भाग रहा है।
हाँ। ये सब रिजल्ट का फिर में कौची है, तुमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो फेंका के जाएगी। बहुते कम, सबके कम, खास करके मैथ और साइंस में। वजह अगला संडे को आप लोगों को टीचर के साथ मीटिंग में बैठना है। जो टीचर की मीटिंग होता है ना, उसमें सब क्लास के लेकर बैठेगा और वहीं पे सब बात करेगा, सब स्टूडेंट अपना बात रखेगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? पहले इसको खत्म कर लिया जाए तब उस पर हम लोग बात करेंगे। इधर देखिए, आगे देखिए, जल संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। हम ऊपरी वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उपयोग अगर पूछा जाए कि जल संसाधन का उपयोग बताएं, तो ये जितना हम लिखे ना इतने आपको लिखना है। ठीक, देखिए, जल के उपयोग की सूची बहुत लंबी है, इतना कि हम बना सकते। ऐसा अगर सवाल आ जाए तो समझो कि हलवा है। अगर कोई ये भी नहीं बता पाया कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तब धिक्कार होकर जिंदगी पर, स्टूडेंट लाइफ पर। यूं नहीं बता पाएगा कि पानी का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक, अब देखो नहीं बता पाएगा तो पीने में, घरेलू काम में, सिंचाई में मतलब खेत पटाने में, उद्योग में, जन स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, मल मूत्र के विसर्जन में, इन सभी चीजों में हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी के, जो हमने के प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये प्रतिदिन दिनचर्या का चीज हो गया। इसके अलावा जल विद्युत का उत्पादन करना है, पानी के माध्यम से हम लोग करते हैं। परमाणु संयंत्र शीतलन करना हो, इसी के माध्यम से। हम लोगों को मत्स्य पालन, मछली पालना हो, किसके माध्यम से? पानी से करेंगे। कुछ ऐसे भी कृषि हैं जो पानी में ही होते हैं, जैसे हम लोग की तरफ हुआ था सिंघाड़ा, पानी वाला। कहाँ होता है? पानी में। तो इसे कई सारे न खाया है हो तो एकदम दिल में ऐसे कैसे रहे, इसे रहे दिल में, दिल के जैसा रहता है इसे। आप परमाणु संयंत्र शीतलन न समझा जी? अरे परमाणु न समझता है, अब परमाणु बम समझता है। शीतलन मतलब क्या होता है? ठंडा करना। शीतल मतलब क्या होता है? तो वहां पे ठंडा करने के लिए, उन उपकरणों को ठंडा करने में इसको क्या किया जाता है? पानी का उपयोग किया जाता है। घर फीटर है, हाँ, फीटर है तो जनरेटर है। अभी शादी ब्याह में चल रहा है तो जनरेटर में देता है, पानी डलाता है। क्यों डलाता है? इंजन को ठंडा करने के लिए। फीटर चलता है तो एक नाद बनता है, एक छोटी सी पंखी लगती है उसमें, और फीटर के अंदर से पानी जाता है, बाहर निकलता है। कोई एक्स्ट्रा काम है? कौन थ्रेसर? ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर में भी पानी डलाता है, रेडिएटर में डलाता है। हो ए रोशन, ट्रैक्टर में पानी कहाँ डलाता है बताओ? रेडिएटर में। रेडिएटर में पानी डाला जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। फीटर चलता है तो उसमें भी पानी को निकाला है। क्यों निकाला जाता है? ताकि मशीन गर्म ना हो, समझी? उसको ठंडा रहने के लिए। आगे देखो, यानी कि अगर हम लगाए हैं तो वहां भी पानी की जरूरत है। कुछ जलीय खेल भी होता है, जैसे स्विमिंग करना हो, कहाँ करिएगा? तुम्हारे पानी की जरूरत है ना। अभी ठंडा के दिन आले सब पहुंचेगा हंगामा वर्ल्ड, कन्हौली मोड़। ठंडा, गर्मी आ रहा है, गर्मी आ गया है, सब कोई हंगामा वर्ल्ड पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? डुबकी लगावे कौची में, तो पानी कर सकता है। ये सब पानी का तुमको उपयोग है। सब मिला के यही बात है कि अगर पानी नहीं तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। जल है तो कल है, सब पढ़िए, जल है तो कल है। आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे जैसे हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और पेयजल की, जब आबादी बढ़ेगा तब पेयजल की जनसंख्या भी बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। उसके बाद सिंचाई के भी मांग बढ़ा है और आजकल उद्योग भी बढ़ा है, और इन सब में पानी के मांग भी बढ़ा है। 1951 में हमने के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है वो इतना था, 5177 घन मीटर, जो कि 2001 में घट के कितना हो गया? 1829। पहले एक व्यक्ति पर इतना पानी था। ए लड़का, अब कितना हो गया है? 2001 में इतना, और 2025 में कितना हो गया है?
1342 ये अनुमान था, नया रेशियो, नया सब डेटा तैयार होगा, आंकड़ा तब पता चलेगा। तो हाँ संभावना था कि 2025 आते आते यहाँ आ जाएगा, हमको तो लग रहा है 1 रोज नीचे आ गए होंगे। यानी एक व्यक्ति पर अब इतना ही पानी है अंदाज के अनुसार। 2 का डेटा है, पहले इतना था, फिर एक के बार घट के इतना पा गए 50 साल के अंदर में, और अब घट के हम लोग यहाँ जो अंदाजा वाला था। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो गड़बड़ के तो सही करे न पड़ेगा। यहाँ स्पेस देना था तब बी लिखा गया है। हाँ आगे देखिए, तो इतना घट के हो गया है, और ये हम लोगों को दिखा रहा है क्या चीज को, जल संकट की समस्या को, कि भविष्य में हम लोगों को जल संकट होने वाला है। जिस तरह से हम लोग का जल का लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है ना, जल संकट होने वाला है। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब हम लोगों को जल आयात करना पड़ेगा, किसी दूसरे देश से जल मंगाना पड़ेगा। कई सारे लोगों का कहना है कि अगली बार जो तृतीय विश्व युद्ध होगा ना, तो पानी के लिए ही होगा। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना में पानी भी है, क्योंकि बिना तेल खनिज के आप रह सकते हैं, बिना पानी के नहीं। तो जब पानी की किल्लत होगी तो जिसके पास पानी होगा वहां पे चढ़ाई तो होगा, और तृतीय विश्व युद्ध के लिए पानी को भी जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो आप लोग इसको संचय कीजिए, इसका संरक्षण कीजिए, इसको बचाइए। कैसे बचाना है वो हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में, आज यही तक। देखिए अब आप लोग जब पढ़िएगा किताब को, तो बॉक्स बना बना के लिखा होगा कि आप जानते हैं, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बन जाता है। पहला चीज देखो क्या है, कहा जा रहा है कि विश्व में कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागर में ही पाया जाता है। जितना पूरे विश्व में पानी है, पानी का जो आयतन है उसका 96.5, 96 तो मतलब 96.5, इतना प्रतिशत पानी कहाँ है, महासागर में है। और उनमें से मात्र हम लोग 2.5% ही पानी को उपयोग कर सकते हैं, अलवणीय है, जिसमें नमक नहीं है, मृदु जल है। तो इतना पानी में से हम लोगों के पास मात्र इतना पानी है, 2.5% ही ऐसा पानी है जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। समझ गए, इतना उपयोग 96.5 कहाँ, सागर में, महासागर में, जो कि लवणीय है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये तुमको उपयोग वाला पानी है। ठीक, हाँ अगर उस तरह की चीज बन जाए कि इसको रिसाइकल करके साफ करके पी सकते हैं तो जरूर पियेंगे। तो सोचिए कितना रिसाइकल रोज करेगी, थोड़ा सा पानी के काम है। एक व्यक्ति हमको लगता है अंदाज से कम तो प्रत्येक दिन 50 लीटर पानी यूज करता होगा अगर नहाए तो। और कोई अगर हमारा जैसा है जो महीने 2 महीने पर नहाता है, तो लोग उसको कहता है कि मलेच्छ है, वो मलेच्छ है, जागरूक नागरिक है। सोचो क्या चीज का संरक्षण कराए, कंजर्वेशन, पानी बचाया, समय बचाया, साबुन शराब बचाया, कपड़ा धुलना है उसको बचाया, विद्युत बचाया। सोचो कितना चीज के बचावट वो बचत कर रहा है। और एक दिन जब नहाएगा तो 1 ड्रम पानी ज्यादा लगेगा और पूरा सब मैल छुड़ा देगा एक के दिन में, और बाद फ्रेश रहेगा एकदम। उतना दिन के सब कुछ बचेगा ना खर्च है। उसके बाद उस दिन नहाएगा तो लोग पूछेगा कि क्या नहाया है, का हो, रोज नहाएगा तो कोई पूछेगा। तो कुछ हमारे जनजाति के भी लोग हैं जो 2 महीने पर एक बार नहाते हैं, महीने में 1 बार नहाते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको नहाने से एलर्जी, वो इसलिए क्योंकि वो वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं। और कुछ हमारे उसके जैसा भी है, भर दिन में 4 बार नहाता है। तो वही करिए आगे देखो, विश्व में कुल मृत्यु जल का लगभग 75% अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है। अभी जो 2.5% है ना, इसका 75% निकालेगा तो वो पानी तुमको जमीन के नीचे नहीं है। ग्रीनलैंड एक पूरा बर्फीला इलाका है, मैप पर देखना, उजला उसको दिखाया जाता है, वहां बर्फ के रूप में है। पहाड़ों पर जैसे हम लोग के हिमालय वाला क्षेत्र है, तो सब पानी उपयोग लायक है, बर्फ वाला है, वो लवणीय पानी नहीं है, वो पीने लायक पानी है, लेकिन बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो
इसमें से भी आधा से ज्यादा पानी कहाँ है? जो 2%, 2.5% जो है पानी जो अलवणीय है, उसमें भी 75% कैसन है? हिम के रूप में, यानी बर्फ के रूप में बना हुआ है। और लगभग 25%, इसका 25% ही पानी हम लोग स्वच्छ जल के रूप में उपयोग कर पाते हैं, जो भूमिगत जल के रूप में नीचे जमीन के नीचे उपलब्ध है। पीने के पानी के बारे में कहा जाता है कि लगभग हमारे पास जो पीते हैं, रोज यूज करते हैं, मात्र 1%, उसी का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत इसको संरक्षण की आवश्यकता है। आगे देखो, यहाँ से याद रखना बॉक्स में होगा कि ब्रह्मपुत्र और गंगा विश्व के 10 बड़ी नदियों में से एक है। विश्व के जो 10 बड़ी नदियां हैं उसमें से ब्रह्मपुत्र और गंगा भी है। ब्रह्मपुत्र 8वां सबसे बड़ी नदी है विश्व का, और गंगा 10वां नदी है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक, क्योंकि इसकी लंबाई 2800 की 2900 था, 2900 ना, इसकी 2900 और इसका 2525 है। तो ये ज्यादा बड़ा है, तो ये 8वें नंबर पर, ये 9वें नंबर पर आता है। विश्व के 10 बड़ी नदियों में से 2 भारत की नदियां हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। और यहाँ से एमबीबी है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? 65%। ये एमबीबी चीज अब तक में, पीछे भी होगा शायद तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में, और कई बार ये सवाल पूछा भी गया। पौधों में 65 से लेकर 99% तक पानी होता है। जैसे जलकुंभी होता है या कमल के जो देखा है पौधा, उसका पूरा अगर देखो तो उसमें क्या चीज रहता है? सिर्फ पानी है उसमें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 99% क्या चीज है? पानी है। कुछ ऐसे जिसमें 65% है, कुछ में 80% है। तो 65 से 99% पानी किसमें? पौधों में। और प्राणियों में 65। अब बायोलॉजी पढ़ने जाइएगा तो वहां पे ये चीज बदल जाएगा, लेकिन भूगोल में आप लोग को यही याद रखना है, 65%। ठीक ना, भूगोल में यही टिक करना है। प्राणियों मतलब तू प्राणी नहीं है। बायोलॉजी पढ़ेगा तो वहां आपको टीचर बताएंगे, वहां पे इससे ज्यादा बताया जाएगा। तो बायोलॉजी में याद रखेंगे, भूगोल वाला भूगोल में याद रखेंगे। समझ गए? तो आज आप लोगों को इतना था। अब इसके आगे जो है ना, वो है बहुउद्देशीय परियोजना। तो कल हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, कौन लाया, इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कुछ नहरों के बारे में, उस नहर से सिंचाई जो होता है उसके बारे में, जो बिजली उत्पादन होता है उसके बारे में। मुख्य रूप से हम लोग सोन नहर जो है, सोन नदी, उससे जो नहर निकाली गई है उसको पढ़ेंगे। जा रहे थे हम लोग रोहतास, तो बोला था ना हमारे भगिनवा कि इंद्रपुरी बांध है, चलिए घूमने, याद है? नेपाटा इंद्रपुरी बांध वही है, सोन नदी से जो नहर निकला है ना, उसी पे बनाया गया। उसको हम लोगों को पढ़ना है। वहां नहीं गए थे, टाइम को ध्यान में रखते हुए। आप तो कहीं नहीं गए थे, कहला मुंह बिचका रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास यही खत्म की जाती है।